जरा सोचो क्या हो अगर आम दुनिया से कटी हुई एक सीक्रेट जगह पर कुछ लोगों को छोटी उम्र से ही खूंखार योद्धा बनने की ट्रेनिंग दी जाए। एक ऐसा योद्धा जो अकेले ही 100 के बराबर हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। हमारी आज की ये कहानी की शुरुआत होती है एक टैटू की दुकान से, जहां पर एक बूढ़ा आदमी एक गैंगस्टर के कंधे पर टैटू बना रहा था। अचानक से गैंगस्टर के एक चेले ने उसके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया, जिसमें काली रेत बाहर निकल रही थी। उन गुंडों को इस काली रेत का मतलब कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन वहां बैठा गुंडा आदमी बहुत अच्छे से जानता था कि इसका क्या मतलब है। वो उन्हें बताता है कि इस काली रेत का मतलब है कि दुनिया के सबसे खतरनाक निंजाज आने वाले हैं। कई साल पहले उनका सामना इन योद्धाओं से हो चुका था और वो जानता है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हैं। जिसके बाद वो अपनी छाती पर बना हुआ एक निशान दिखाता है और वो उन्हें बताता है कि ये निशान उनसे लड़ाई के दौरान ही बना था। वहीं अचानक एक आदमी का सिर धड़ से अलग हो गया और चारों तरफ डर का माहौल फैल गया था। तभी एक छत से तार गिरी और उसने आदमी को ऊपर खींच लिया। जब वो वापस आया तो उसके शरीर के टुकड़े हो चुके थे। ये निंजाज हमेशा अंधेरे में छिपकर वार करते थे और एक ही पल में उन्होंने वहां खून की नदियां बहा दी थी। वहां मौजूद सारे के सारे लोग मर गए थे। जिसके बाद वो निंजास अंधेरे से बाहर निकले। इसके बाद हमें जापान की पीढ़ी दर पीढ़ी की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कैसे एक संघ बनाया गया था जिसमें ऐसे ही खूंखार योद्धाओं को तैयार किया जाता था, ताकि एक समय के बाद ये लोग दुनिया पर राज कर सकें। ये लोग दुनिया भर से बच्चे इकट्ठा करते हैं और कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें निंजा बनाया जाता है। इन निंजास के बारे में दुनिया के सभी बड़े लोगों को पता है, लेकिन आम जनता को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन्हें 100 किलो सोना दिया जाता था और इनसे किसी का भी कत्ल करवाया जाता था। उनकी ये पीढ़ी सदियों से अंधेरे में काम करती आ रही है। बताया जाता है कि रशियन प्रेसिडेंट और जापान के प्रधानमंत्री की मौत के पीछे भी इन्हीं का हाथ था। एक दिन उनका मालिक जो नाम के एक बच्चे को वहां पर लाता है। उनके माँ बाप ने उसे लावारिस छोड़ दिया था। जिसके बाद ओजोन उसे अपने पास लाता है, उन्हें ट्रेन करता है। उसके अंदर उसे आगे सरदार बनने की छवि दिख रही थी, इसीलिए उसने उसकी ट्रेनिंग बाकियों से बहुत ज्यादा सख्त कर दी। हमें दिखाया जाता है कि उस मासूम से बच्चे के शरीर पर बहुत सारे घाव थे, जिससे ये पता चलता है कि उसकी ट्रेनिंग कितनी ज्यादा सख्त की गई थी। ऐसे ही एक दिन ट्रेनिंग के बाद वो अपने बेड पर लेटा था और पैर में हुए घाव के कारण वो सो भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी गिरी नाम की एक लड़की वहां पर आकर उसके घाव पर मरहम लगाने लगती है। दरअसल वो लड़की भी वहां पर निंजा ट्रेनिंग ले रही थी। दरअसल उस ट्रेनिंग सेंटर का एक नियम था कि किसी भी तरह की इमोशन को अपने अंदर हावी नहीं होने देना है। मतलब प्यार, दर्द, रोग, ये सारी चीजें उन बच्चों के अंदर शुरू से डाली ही नहीं जाती थी। लेकिन गिरी थोड़ी अलग थी, वो इन सब चीजों में नहीं मानती थी। और ऐसे ही देखते देखते वक्त बीतता चला गया और वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करते रहे और बड़े होते रहे। बड़े होने के साथ साथ वो एक से बढ़कर एक खूंखार फाइटर्स बने। वो लोग बड़े तो हो रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच कोई खास बातचीत नहीं थी। एक दिन ऐसे ही जो और ताकिशी, जो कि उनका सीनियर फाइटर था, उन दोनों के बीच लड़ाई कराई गई ताकि उन दोनों में से सरदार को चुना जा सके। लड़ाई शुरू होने के थोड़े ही देर बाद वो अपने सीनियर ताकिशी का सामना करते हुए हार गया, क्योंकि ताकिशी ने धोखे से वार किया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसे बचाने के बजाय उनका सरदार उसे ही मार कर वहां नीचे गिरा देता है। और इससे हमें पता चलता है कि इनकी दुनिया में रहम और नियम कानून जैसी कोई चीज नहीं है। जिसके बाद अगली सुबह ओजोनो ने देखा कि जो फिर से ट्रेनिंग के लिए तैयार था, उसकी लगन देखकर वो काफी खुश हुआ। जल्द ही राइजो ने अपने सारे विरोधियों को आंख बंद करके भी हरा दिया। लेकिन गिरिको को वह महामारी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। राइजो अक्सर उसे समझाता था कि अगर ओजोनो को पता चल गया तो वो गिरिको का दिल निकाल लेगा। फिर गिरिको उससे कहती थी कि अरे मेरा दिल तो तुम्हारे पास है, कैसे कोई और निकाल लेगा। देख रहे हो, फुल लड़की बाजी चल रही है इधर। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही दिनों बाद गिरिको को किसी आदमी को मारने का टास्क मिला। लेकिन जब गिरिको से ये नहीं हुआ तो ओजोनो ने उसके चेहरे पर चाकू मारकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया। रात को रॉय, जो छिपकर उससे मिलने आया था, उसे उसने पानी पिलाया। कुछ दिन बाद एक रात को गिरिको दीवार फांद कर वहां से भागने लगी। उसने राइजो को भी अपने साथ बुलाया, लेकिन राइजो ओजोनो के लिए वफादार रहा। आखिरकार वो पकड़ी गई और अब उसे मौत की सजा होनी थी।
जिसके बाद ताकेशी ने सबके सामने उसके दिल पर वार करके उसे मार डाला। उसके मरते ही राइजो के अंदर भी कुछ मर गया था, लेकिन वो फिर भी ओजोनो से जुड़ा रहा। इसके कुछ साल बाद बर्लिन में मीका नाम की एक लड़की को निंजास के होने के कुछ सबूत मिले। इन सबूतों को लेकर वो अपने बॉस मजलो के पास पहुंची, लेकिन मैजलो ने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है बे, अपने काम पे ध्यान दो तुम बस। मीका ने उससे कहा कि मेरी बात का विश्वास करो, दुनिया में अभी भी ऐसे निंजास मौजूद हैं जिनके बारे में सिर्फ बड़े लोगों को पता है। और इसीलिए मीका ने उसे बहुत सारे सबूत दिखाए कि बड़े लोगों का पैसा इधर उधर होने में और कई नेताओं की मौत में निंजास का ही हाथ है। जिसके बाद मजीलो ने इनके बारे में और जानने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि सेबेस्टियन नाम का एक जासूस भी ऐसे ही सबूत इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उसकी कुछ ही दिनों के बाद मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ राइजो को भी किसी खास काम के लिए बर्लिन भेजा गया था। वो एक सुनसान से घर में अकेला था और हर सुबह कड़ी ट्रेनिंग करता था। एक दिन वो कपड़े धोने की दुकान पर गया, जहां उसे एक औरत दिखी। उसे देखते ही रॉय समझ गया था कि वो भी एक निंजा है। उसी वक्त दोनों ने एक दूसरे पर वार किया और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर बाद हमने देखा कि उस लड़की को एक वॉशिंग मशीन में भरकर वो वहां से चला गया है। उधर मीका उस जासूस की पत्नी से मिलने पहुंची थी, जो निंजा से सबूत मिलने पर मार दिया गया था। उस औरत ने उसे बताया कि यूं तो उसका पति काफी हिम्मत वाला था, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया था कि घर के हर खिड़की और हर दरवाजे पर कम से कम 2 ताला मार के रखता था। घर के हर कोने में रोशनी रहती थी। उसने परछाइयों के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी, ताकि कोई निंजा वहां से आ ही ना पाए। लेकिन उस रात जब वो आए तो बत्तियां अपने आप ही बंद होने लगी। वहीं अगले दिन मीका के ऑफिस में एक ऑफिसर आया, क्योंकि वो ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही थी जो उसके काम की थी ही नहीं। जिसके बाद मीका काम वाम खत्म करने के बाद अपने घर पहुंची। जब वो घर जा रही थी तो उसने देखा कि स्ट्रीट लाइट सारी की सारी बुझी हुई है और वहां पर एकदम सन्नाटा और अंधेरा था। लेकिन उसने उस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपने घर चुपचाप चली गई। घर में पहुंचते ही अंधेरे से बहुत सारे निंजास बाहर आए और उसने उस पर हमला कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहां पर एक और निंजा मौजूद था, जिसने उसकी वहां जान बचाई। दरअसल ये निंजा कोई और नहीं बल्कि हमारा राइजो ही था। हमने देखा कि इससे पहले अपने मिशन पर राइजो ने अपना सारा गुस्सा निकाल लिया था और बड़ी बेरहमी से उस आदमी का कत्ल कर दिया था। इस मिशन के बाद वो छत पर बाकी निंजास से मिलने भी गया। लॉर्ड उजुनो ने कहा कि उसे राइजो पर गर्व है, लेकिन अचानक राइजो ने उस पर हमला कर दिया और उसकी आंखें और चेहरों को चीर डाला। जिसके बाद बहुत सारे निंजास ने अपने मालिक पर हमला हुआ देखा और वो उसको अधमरा करके वहां बिल्डिंग से नीचे फेंक दिए। पर पानी में गिरने की वजह से राइजो की जान बच गई और उस दिन के बाद से वो उन सारे निंजास के काम को खराब करने के मिशन में लग गया। जहां जहां ओजोनो अपने निंजास भेजता था वहां वहां राइजो पहुंच जाता था, ताकि वो उन लोगों की जान बचा सके जिन्हें ओजोनो मारना चाहता है। क्योंकि वो एक बार तो अपनी प्रेमिका को खो चुका है, वो नहीं चाहता कि कोई और अपने परिवार वालों को इस ओजोनो की वजह से खोए। और इसीलिए उसने मीका की जान इसी फ्लो फ्लो में बचाई थी। उसे मीका के बारे में कुछ पता नहीं था कि आखिर ये कर क्या रही है। इसके बाद वो दोनों होटल में पहुंचे और अपने कपड़े बदले, क्योंकि निंजास की खास सूंघने की शक्ति की वजह से वो वहां कभी भी आ सकते थे। लेकिन वहां फिर मीका ने मजीरो से बताया कि वो राइजो के साथ है। लेकिन मजीलो को तो राइजो को पकड़ने का ऑर्डर मिला था। वो जानता था कि वो उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन क्या करे, काम तो काम होता है, वो उसे पकड़ना ही पड़ेगा। और इसीलिए अब मजीलो राइजो और मीका से मिलने आया तो पुलिस ने उसे बंदी बना लिया। फिर उसे एक सुनसान जेल में कैद करके जंजीरों से बांध दिया। अब मीका को पता तो चली गया था कि इसमें वो भी मिला हुआ है। जिसके बाद वो उससे बात करने गई, लेकिन मजीलो उसको रिहा करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, क्योंकि राइजो जेल में ही निंजा से सुरक्षित रह सकता था। रात को मीका राइजो को पानी पिलाने आई, लेकिन फिर राइजो कहने लगा कि निंजास किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। उसने मजीलो को भी सावधान करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक चारों तरफ की सारी लाइट चली गई और निंजास अंधेरे में बाहर आने लगे। उन खतरनाक योद्धाओं के सामने जाबाज सैनिकों की फौज और उनके हथियार कम पड़ चुके थे। जिसके बाद उसने राइजो की जंजीरें खोलकर उसे रिहा कर दिया। जिसके बाद उसने लिंगजोन का मुकाबला करते हुए मीका को भाग जाने के लिए कहा। हालांकि राइजो ओजोनो पीढ़ी का सबसे ज्यादा ताकतवर निंजा था, लेकिन अब इतने सारे लोग एक साथ आएंगे तो वो भी क्या ही कर सकता था। अंत में राइजो और तागेशी लड़ते हुए सड़क पर पहुंच गए।
ताकीशी अपनी तलवार से राइजो का काम तमाम करने ही वाला था कि मीका ने पीछे से गाड़ी लाकर उस पर दे मारी, जिसके बाद वो उसकी जान बचा पाई। हालांकि राइजो काफी जख्मी था, लेकिन वो डॉक्टर के पास जाने को राजी नहीं हुआ। मीका कमरे में बेहोश पड़े राइजो के पास बैठ गई। मीका ने अपनी जान बचाने के लिए राइजो का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला ताकि मजेलो को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाए। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वहां पर निंजाज आ गए और राइजो को उठाकर ले गए। पुलिस पहुंची तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मीका थी। उसने बताया कि 10 मिनट पहले ही लोग राइजो को वहां से लेकर गए। उधर राइजो को लॉर्ड उजुनो के सामने पेश किया गया और उजुनो ने उसे माफी मांगने का आखिरी मौका दिया। इस पर राइजो कहता है कि चला जा भोसड़ी के, जिसको सुनने के बाद उजुनो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था, क्योंकि कुछ साल पहले तक उसने सोचा था कि ये लड़का हमारे कबीले का अगला सरदार बनेगा और मैं इसे अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन इसको देखो, एक लड़की के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर रहा है। जिसके बाद उजुनो ने उस पर अपनी उंगलियों से 4 से 5 खतरनाक वार किए। वैसे तो कोई आम आदमी उसका एक झटका भी झेल नहीं पाता, लेकिन राइजो बिना कुछ कहे वो सब सहता रहा और इतना मार खाने के बाद भी उसके मुंह से केवल खून ही बाहर आया। मुंह से खून निकलते ही वहां पर ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर आके गिरी और उसी वक्त मीका पूरे पुलिस फोर्स के साथ वहां पर हमला करने पहुंची। और अचानक से ऐसे पुलिस फोर्स को देखकर वहां पर खलबली मच गई। बहुत सारे निंजास और पुलिस वाले इस लड़ाई में मारे गए, जिसके बाद राइजो ने एक एक करके सबको पेलना शुरू कर दिया। फिर ताकीशी और राइजो आमने सामने आए और अपनी पूरी जोर लगा दी। आखिरकार इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद राइजो की जीत हुई और उसने ताकीशी का एक बड़ा हिस्सा काट कर कहीं दूर फेंक दिया। जिसके बाद वो ओजोनो की तलाश में अंदर गया कि ये बुढ़ा मरेगा आज मेरे हाथ से। वहीं हमें दिखाया जाता है कि ओजोनो एकदम चिल मोड में कमरे में आराम से बैठा था। वहीं बाहर जबरदस्त धमाके हो रहे थे। अचानक ओजोनो हवा में गायब हो गया और उसके पीछे अंधेरे से निकला। सिर्फ एक हल्के धक्के से ही उसने राइजो को हवा में उड़ा दिया। फिर वो दोनों अपनी तलवार निकाले और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ओजोनो ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है और मैं तुम्हारे बाप समान हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ कि ये सब नौटंकी छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ। अभी भी टाइम है, माफी मांग लो मुझसे। जिस पर राइजो मुझसे कहता है कि देखो, पहली बात तो ये कि तुम मेरे बाप नहीं हो, और दूसरी बात ये, आज तुम मरोगे मेरे हाथों से। इसके बाद वो ओजोनो पर दोबारा लपक पड़ा, लेकिन वो एक बार फिर से गायब हो गया। तभी मीका राइजो की मदद करने वहां पहुंची, लेकिन ओजोनो ने इस मौके का फायदा उठाकर तलवार मीका के आर पार कर दी। उसको ऐसे गिरा हुआ देखकर राइजो को याद आया कि किस तरह से उसने उसके बचपन के प्यार को मारा था। जिसके बाद उसने एक ही बार में ओजोनो के 3 टुकड़े कर दिए और इसी के साथ ओजोनो का यहीं पे अंत हो गया। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स मीका की जांच कर रहे हैं और जांच में पता चलता है कि मीका का दिल बाएं तरफ है और इसीलिए उसकी जान बचाई जा सकती है। जिसके बाद राइजो दीवार फांद कर बाहर जाता है और अपनी आजादी की पहली सांस लेता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको निंजा बनने का मौका मिले तो आप आखिर क्या क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।